Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will study your 9th class social science worksheet number 54. Date of this worksheet is 17 November 2020. Yes students, ये जो आपकी सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 54 है, इसमें हम फिर से आपके इतिहास का पाठ 1 और उसमें क्या पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं। पिछली कई वर्कशीट से वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 6 वर्कशीट ऑन फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के नाम हम 5 वर्कशीट अपनी कर चुके हैं, ये 6ठी वर्कशीट है। अभी तक हमने जाना कैसे कैसे फ्रांसीसी क्रांति बढ़ी, उसके क्या इफेक्ट हुए, सब चीज़ें सब पहलुओं पे नज़र डालते हुए चल रहे हैं। लेकिन आज की इस वर्कशीट में टोटल 3 चीज़ें हमें देखनी हैं। एक तो महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ क्या था, ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी महिलाओं के लिए क्या अर्थ या क्या महत्व रखती थी। दूसरा हम जानेंगे जो फ्रांसीसी क्रांति है और दास, उन दोनों का आपस में किस तरीके से एक दूसरे का हिस्सा रहे। और तीसरा जानेंगे हम जो फ्रांसीसी क्रांति है उसकी विरासत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वर्कशीट, महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ। महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उस टाइम पे आपको पता है बच्चों, महिलाओं को कोई विशेष ना तो अधिकार प्राप्त थे, ना उनका विशेष उनकी कोई वैल्यू थी समाज में। आप इस तरीके से समझिए, मतलब वैल्यू उनकी थी लेकिन कोई मानता नहीं था, है ना। तो आप ये देखिए तो वो, लेकिन फिर भी जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, जो भी चीज़ें होती, जो भी घटनाक्रम हो रहा था उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने के लिए कुछ ना कुछ अच्छे कदम, कुछ ठोस कदम उठाएगी। अधिकांश महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर थे। ये तो आपको पता ही है कि जो महिलाओं के पास, पुरुषों को मेल ओरिएंटेड सोसाइटी थी तो मेल्स के लिए अवसरों की सुविधाएं थी, लेकिन महिलाओं के पास अवसरों की अनुपलब्धता थी। ठीक है, महिलाओं ने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब बनाए। तो महिलाओं ने क्या करा, क्योंकि उनके हितों पर कैसे बात होगी, उन्होंने अपने राजनीतिक क्लब बनाने शुरू करे, अखबार निकाले। उनकी एक प्रमुख मांग पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार थी कि पॉलिटिक्स में जो अधिकार पुरुषों को दिए जाते हैं हमें भी दिए जाने चाहिए। 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। निष्क्रिय नागरिक यानी निष्क्रिय समझते हो ना, जो काम ही नहीं करता कुछ, जिसका मतलब नागरिक तो है लेकिन निष्क्रिय। ठीक है, अब देखो शुरू में जो क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने वाले कानून लागू करे। और क्या कानून लागू करे, लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण भी किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार था, चाहे मर्द हो चाहे औरत है। अब महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, व्यवसाय चला सकती थी, यानी कि व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष अभी भी जारी था। मतलब ये चीज़ें बेशक मिल गई उन्हें, लेकिन अभी भी बहुत सारे अधिकार ऐसे थे जो उसे मिलने बाकी थे। इनके नेत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण थी ओलंप दे गूंज। मतलब जैसे नेता के लीडर होते हैं, है ना, तो ऐसे ही नेता जो होती हैं, औरत नेता होती हैं, उसको हम नेत्रियाँ बोलती हैं। तो उनकी नेत्रियों में सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम आपको याद करना है वो है ओलंप दे गूंज। 1791 में उन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तर्ज पर महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करा। समझ रहे हो, पहले क्या घोषणा पत्र आता था, पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक घोषणा पत्र बना लिया जिसका नाम रखा महिला व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, और महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाई। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। ठीक है, जो सरकार थी उसने सोचा, उसने ये कानून बना दिया कि महिला क्लबों को बंद करा जाएगा और उनकी जो भी राजनीतिक गतिविधि है उसको बंद कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे उस पर। नेशनल कन्वेंशन के शासनकाल में ओलंप दे गूंज, जो हमने अभी पढ़ी, जिन्होंने ये घोषणा पत्र बनाया था महिला व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया, यानी कि गद्दारी का मुकदमा चला दिया।
चलाया गया और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। ऐसा ही नहीं कि मुकदमा ही चलाया, उन्हें फांसी भी दे दी गई। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। फिर उन्हें कब जाके 1946 में, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके एक साल पहले महिलाओं को क्या वहाँ पे क्या मिला? मताधिकार, वोट डालने का अधिकार। ठीक है, चलिए ये तो हमने जान लिया महिलाओं की स्थिति क्या थी, महिला किस तरीके से संघर्ष कर रही थी। अब देखते हैं दास प्रथा और क्रांति। देखिए, उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जो दास प्रथा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, तो जो सामाजिक सुधार थे जो जैकोबिन ने करा उसमें उसका एक क्रांतिकारी समाज सुधार था, क्योंकि उस टाइम दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। कैरिबियाई उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी व कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। जो कैरिबियाई जो उपनिवेश थे वहाँ से ज़्यादातर किन चीज़ों की सप्लाई होती थी? इन सब चीज़ों की पूर्ति कौन करते थे? कैरिबियन उपनिवेश। अपरिचित व दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। क्योंकि वहाँ पे क्या था? लोगों की कमी थी, है ना, क्योंकि अन्य इच्छा से मतलब वो श्रम नहीं करते थे। तो अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बीच क्या करा गया? त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू करा गया और उससे ही क्या है? दास व्यापार, जो दास व्यापार ये जो नीति चल रही थी इसको बल मिला। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू करा गया। कब शुरू हुआ था ये? 17वीं शताब्दी में। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। मतलब जो स्थान के लोकल बॉडीज़ होती थी, जो लोकल सरदार होते थे, मतलब उनके सरदार होते थे और वो दासों को इकट्ठा कर रखते थे और वो आते थे फ्रांस वाले और वो सौदागर उनको खरीद के ले जाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के बहस से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। मतलब जब क्योंकि दास व्यापार का पर निर्भर थे सारे व्यापार है ना, उनके बिना पॉसिबल नहीं था, दासों से ही काम चल रहा था उनका। तो क्योंकि वो क्या दास व्यापारी विरोध ना कर दे, इस डर की वजह से जो नेशनल असेंबली थी उसमें कोई कानून भी नहीं बनाया गया। भाई अगर ऐसा कर दिया, कोई कानून बना दिया तो जो दास व्यापारी हैं वो विरोध करेंगे और फिर उनका काम कैसे चलेगा। सन 1974 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। और ये कब जाके हुआ? 1794 ईस्वी में ऐसा हुआ कि जो कन्वेंशन थे उन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून बना दिया कि अब कोई दास नहीं रहेगा, सबकी मुक्ति की जाएगी। 10 साल बाद नेपोलियन ने दास प्रथा का क्या पुनः शुरू कर दी। लेकिन फिर उसके 10 साल बाद जब नेपोलियन थे तो नेपोलियन ने फिर से स्टार्ट कर दी ये प्रथा। बगान मालिकों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई और बगान मालिकों को गुलाम बना सकते थे, दास बना सकते थे। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। ठीक है, जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे अब उनको 1848 में जाके दास प्रथा वहाँ से ख़त्म हुई। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की विरासत के बारे में देखते हैं। स्वतंत्रता व जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से क्या उन्होंने आवाज़ किसके खिलाफ उठाई थी? जो उनकी बंदिश थी, है ना, तो वो आज़ादी चाहते थे, जनवादी अधिकार चाहते थे, सारी जनता का अधिकार चाहते थे और तो वो उसकी महत्वपूर्ण विरासत रहे। बाद में ये सब चीज़ें मिली लोगों को। सन 1779 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई और जो सेंसरशिप चली आ रही थी वो भी खत्म हुआ। अधिकारों को एक घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया कि सभी लोगों को अपनी भाषण देने का और अपनी जो भी अभिव्यक्त करने का, अपने बोलने का, लिखने का सभी को जन्म से अधिकार है। ये विचार फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में भी फैले। अब एक जगह ये क्रांति आई थी तो इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ा। इसके कारण जो सामंती व्यवस्था थी उसका नाश हुआ। जो एक तंत्र जो राज्य चलता था, राजतंत्र चलते थे, सामंती राज चलता था, वो खत्म हुआ। औपनिवेशिक समाजों में स्वतंत्रता के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचारधारा को नई परिभाषा दी।
ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट का इम्पोर्टेंट कंटेंट। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, 4 क्वेश्चन इसमें टोटल दिए हुए हैं कि फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ क्या था। चलिए नीचे ही देख लेते हैं और उसके आंसर्स भी कर लेते हैं साथ साथ। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ था और महत्व था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, महिलाओं के लिए फ्रांसीसी क्रांति का अर्थ महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने और उनकी स्थिति में सुधार से था। वो यही चाहती थी, उनके लिए यही था कि फ्रांसीसी क्रांति होगी तो महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आए और उनकी स्थिति में सुधार हो। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रांस की राजनीति में राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व था। अब बता दो दासों के बारे में। अब महिलाओं के बारे में तो बताया, फ्रांस की राजनीति में दासों का बहुत महत्व था। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दास व्यापारी बहुत प्रभावशाली थे। इनके विरोध के भय के कारण ही फ्रांसीसी असेंबली में दास प्रथा के खिलाफ लंबे समय तक कोई कानून पारित नहीं कर पाए। तो इतना महत्व था तभी तो पारित नहीं कर पाए। तो ये आप अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट इज, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिसने आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया। तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। देखिए बहुत सारे कानून बने। एक तो लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। सारे कानून लिखे हुए हैं आपकी वर्कशीट में, एज इट इज़ उतार लीजिए। तलाक को भी कानूनी रूप दे दिया। स्त्री पुरुष या मर्द स्त्री दोनों को ही उसकी अर्जी देने का अधिकार था। महिलाओं को व्यवसाय करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। महिलाओं को या लड़कियों के लिए, है ना, महिलाओं के लिए छोड़िए, लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लिख लेंगे। कौन कौन से कानून बने, ये सब कानून बन गए थे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। जो लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट में पूछा गया है वो है, फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों की सूची बनाइए जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा, विरासत में हमें क्या मिले, फ्रांसीसी क्रांति के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें मिले। वो अधिकार हमें प्राप्त हुए जिससे हमारे जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जैसे हमें शिक्षा का अधिकार मिला, स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया, समानता का अधिकार मिल गया और साथ साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार भी पूरे विश्व में धीरे धीरे करके आ गए ये सब चीज़ें। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट और बच्चों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है मेरी वीडियो से तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए वर्कशीट लाती रहती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तभी आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। और प्यारे बच्चों, आपको सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और आपको एक अपना प्यारा सा कमेंट या आपको कैसी लगी ये वीडियो उसके बारे में भी लिखना है, सो दैट मुझे भी पता चले कि आपको समझ आ रहा है कि या नहीं आ रहा है। और प्यारे बच्चों, मैं अब रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। थैंक यू।